नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 13.4 में हमने अधिस्त्रिक गुणा और अधिस्त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या और उसके गुणधर्म हमने कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे, चतुष्फलक का आयतन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, कि भैया चतुष्फलक के आयतन में अधिस्त्रिक गुणनफल का क्या यूज है। ठीक है ना भैया, कैसे काम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुष्फलक होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, चतुष्फलक का मतलब है चार फलक हो गई। ठीक है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल एक त्रिभुज में लेता हूँ, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये हुआ, ठीक है। उसके बाद दो त्रिभुज ये, सपोज कीजिए मेरे दोनों हाथ दो ट्रायंगल दो त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने बंद आकृति की, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, नीचे से एक चौथा त्रिभुज मेरा बंद करेगा इस क्षेत्र को। क्यों, देखिएगा कैसे, तीन और नीचे देखो, आप देख सकते हो नीचे भी एक आकृति ऐसी बन रही है त्रिभुजाकार, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो वह आकृति जिसको चार त्रिभुज मिलकर बंद करे क्या कहलाएगी, चतुष्फलक कहलाएगी। ठीक है ना भैया। फॉर एग्जांपल हम पिरामिड का भी ले सकते हैं, लेकिन पिरामिड में देखो होता क्या है, पिरामिड में चार फलक होते हैं और नीचे एक होता है वर्गाकार। कैसे, दो ये और इसी प्रकार दो इस प्रकार, चार ही हो गए और नीचे होता है वर्गाकार। तो पिरामिड तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी प्रकार की आकृति होती है। पिरामिड में चार त्रिभुज काम में आते हैं और चतुष्फलक में भी चार ही आते हैं, लेकिन पिरामिड में नीचे का जो एरिया होता है वो वर्गाकार हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा त्रिभुजाकार मिलेगा। तीन तो बंद करेंगे, चौथा आपको नीचे से त्रिभुज बंद करेगा। ठीक है। अब देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ, 3D आकृति है यहाँ बनाने की, ठीक है भाई। ये आपका नीचे वाली आधार हो गया, ठीक है ना। नीचे आधार का क्षेत्रफल ये हमारा हो जाएगा। तो देखिएगा जरा, दो त्रिभुज इस प्रकार हो गए, देख रहे हो आप, यूं। तीसरा त्रिभुज यूं है और चौथा नीचे है, ठीक है भैया। तो इस आकृति को हम बोलते हैं चतुष्फलक का चतुष्फलक, ठीक है। अब हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो माना इस चतुष्फलक की तीन संगामी कोरें हैं जो एक ही शीर्ष से निकल के आ रही है, बी सदिश, सी सदिश और ए सदिश ले लेते हैं, ठीक है ना भैया। ठीक है। अब माने एक चतुष्फलक है जिसकी तीन भुजाएं कौन कौन सी हो गई, ए, बी और सी। आप किसी को कहीं भी ले सकते हो, बी और सी आगे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, जो चतुष्फलक का आयतन होता है ज्योमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखिएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा आयतन कैसे ज्ञात करना है, जरा देखने पर हमको पता लगता है। जो आधार का जो क्षेत्रफल है, जरा ध्यान से देखिएगा, जो इसका आधार है वो होता है त्रिभुज, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कितना होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो संगामी कोरें आपके पास है, ठीक है, और कोण थीटा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता था 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण होता था, ठीक है ना भैया। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश का, सॉरी यहाँ ए और बी नहीं है, यहाँ पे कौन कौन सी है, बी है और सी है। तो यहाँ आ जाएगा बी क्रॉस सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ऊंचाई की बात करते हैं। तो ऊंचाई का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट, सीधी ऊंचाई से, है ना, वर्टिकल। इस प्रकार ये जो हमारी ऊंचाई है, आप बोलोगे सर जी ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना भाई, ये इंक्लाइंड है, हमको लेनी है एकदम सीधी ऊंचाई। माना इसकी सीधी ऊंचाई है ये ओ बिंदु और ये एम है, और इसको मैंने यहाँ मिलाया, तो त्रिभुज बन गया ओ, और इसको नाम देते हैं पी, ओ पी एम, ठीक है भाई। और हमको ज्ञात करना है ओ एम, तो हम देखेंगे त्रिभुज ओ पी एम से, त्रिभुज ओ पी एम से। लास्ट क्लास में भी हमने इसी प्रकार ओ एम की वैल्यू ज्ञात की थी, है ना भाई। तो देखिए, माना यदि इन दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो थीटा के सामने लंब ये आधार और ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बची हुई वो क्या हो जाएगी, आधार। तो जरा ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज में आपको ज्ञात करना है ओ एम, मतलब आधार ज्ञात करना है, और आपके पास वैल्यू किसकी है, ओ पी की, यानी ए सदिश, यहाँ से यहाँ तक की भुजा आपके पास है। तो ध्यान रखना, हमेशा जब त्रिकोणमिति का रेशियो हम लगाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात लगाते हैं, तो हमेशा किन के मध्य लगाते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि हमेशा जो ज्ञात है और जो ज्ञात करना है उनके मध्य आप रिलेशन ढूंढो। तो देखो, आधार
ज्ञात करना है, कर्ण हमारे पास है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा आधार OM हो गया, और कर्ण क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ए सदिश का परिमाण। किसी भी सदिश का परिमाण उसकी लंबाई को व्यक्त करता है, तो OM हमारे पास आ गया ए सदिश का परिमाण कोस थीटा। ठीक है, अब आगे सुनो, OM की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ऊंचाई OM है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दी। OM की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई OM थी। अब हमारे पास क्या नहीं था, OM नहीं था, बाकी सब कुछ था हमारे पास। तो चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन कितना हो जाएगा भाई, जरा देखिएगा, 3 2 कितने हो गए, 6, 1/6 B क्रॉस C परिमाण, और OM का वैल्यू कितना आया, ए सदिश का परिमाण कोस थीटा। तो ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों से मिलके हम लिख सकते हैं B क्रॉस C सदिश डॉट ए सदिश। क्यों, ध्यान से सुनना, इनका अदिश गुणा आप करोगे तो क्या आएगा, इसका परिमाण कोस थीटा। ठीक है ना भाई, अब अदिश गुणा है तो क्रमविनिमय नियम भी हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों को, और ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर, ब्रैकेट ए बी सी के, यानी अधिस्त्रिक गुणनफल के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा चतुष्फलक का आयतन जो होता है 1/6 ABC होता है, और ABC ध्यान दीजिएगा क्या था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, समांतर षटफलक का आयतन। ठीक है ना भैया, तो हम कह सकते हैं चतुष्फलक का आयतन किसके बराबर होता है, 1/6 इंटू समांतर षटफलक का आयतन। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये जो डब्बे में ABC था, लास्ट क्लास में हमने समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात किया था, और 1/6 इसके आगे लग गया तो ये हो जाता है चतुष्फलक का आयतन। ठीक है ना भाई, उतार लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भाई, अब चलते हैं आगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा आपको, 3 असमांतर और अशून्य सदिशों ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के समतलीय होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है ना भैया, देखो प्रतिबंध हम ज्ञात करेंगे इसका, तो देखते हैं कैसे, हेडिंग लिख देते हैं एक बार, 3 असमांतर और अशून्य, 3 असमांतर और अशून्य सदिशों के समतलीय होने का प्रतिबंध। देखो आपको वो हेडिंग लिखनी है जो स्क्रीन पे है ना। अब देखो प्रतिबंध क्या है, क्या शर्त है कि तीन सदिश ऐसे हैं, असमांतर है और अशून्य, मतलब अशून्य का मतलब शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ लंबाई है, और कैसे हैं असमांतर, कैसे हैं असमांतर, जो समांतर नहीं है। तो देखिएगा जरा, इस प्रकार के 3 सदिश मैं ले लेता हूँ आपके पास, है ना, ये ए बी और सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा भाई कि तीनों सदिश यदि समतलीय है, तो सबसे पहले मैंने ज्ञात किया भैया बी क्रॉस सी। क्या ज्ञात किया, बी क्रॉस सी। तो देखिएगा जो बी सदिश क्रॉस सी सदिश होगा किसके तल के लंबवत होगा, ए बी सी तीनों के तल के लंबवत। मैं लेके मान के चल रहा हूँ कि ए बी सी क्या है भैया, समतलीय है, ए बी सी क्या है, समतलीय है, और इसकी कंडीशन लेके आता हूँ समतलीय होने पर क्या कंडीशन आएगी। तो देखिएगा, माना ए बी सी तीनों सदिश समतलीय है, तो देखो जब बी क्रॉस सी लूँगा तो मेरे को आपको बता चुका हूँ मैं कि सदिश गुणा का जो रिजल्टेंट सदिश आता है वो आता है दोनों सदिश के तल के लंबवत, इस प्रकार आएगा। ठीक है, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन इसकी हो गई, बोर्ड के लंबवत आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी क्रॉस सी बी के लंबवत है, सी के लंबवत और ए के भी लंबवत है। तीनों के लंबवत होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे तीनों एक ही तल में है। तो देखो जी, बी क्रॉस सी लंबवत होगा बी सदिश के, और बी क्रॉस सी जो है हमारा वो लंबवत होगा सी सदिश के, और बी क्रॉस सी लंबवत होगा ए सदिश के, क्योंकि ये तीनों सदिश एक तल में है और बी क्रॉस सी इनके तल के लंबवत आ रहा है। अब आगे सुनिए, यदि बी क्रॉस सी ए के तल के लंबवत है, तो जरा ध्यान से सुनना, जब 2 सदिश लंबवत होते हैं, जब 2 सदिश लंबवत होते हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है दोनों का अदिश गुणा 0। ठीक है ना भैया, ये बहुत बार हमने प्रयोग में किया है, जब 2 सदिश ए और बी लंबवत है तो दोनों का अदिश गुणा 0 होता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि ए और बी क्रॉस सी लंबवत है तो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में आ गई बात कि यदि तीनों सदिश समतलीय है ना भैया, 3
कौन, और अशून्य और असमांतर। कहने का मतलब है तीनों में से कोई भी समांतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। और यदि ये तीनों को हम समतलीय मान के चले तो तीनों सदिश से कंडीशन बनती है क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी 0, या फिर मैं कहूँ तीनों का अधिस्तर गुणा क्या आता है, 0 आता है। तीनों का अधिस्तर गुणा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना भैया। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, यदि आप मान के चल रहे हो, ठीक है ना भैया, तो आवश्यक हो गया, ठीक है ना भैया, क्या हो गया, आवश्यक प्रतिबंध हो गया। और यदि आप उल्टा लेके चलते हो, ठीक है ना, पहले ए बी सी बराबर 0 लिखते हो, सीधा ही आप ए बी सी बराबर 0 लिख देते हो कि ये सदिश बी सदिश सी सदिश का जो अधिस्तर गुणा बराबर 0 है, और फिर आप इस सदिश गुणा को देख के सिद्ध करते हो कि तीनों समतलीय है, तो ये आपको हो गया पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है ना भैया। तो बस आपको याद इतना कुछ नहीं रखना, आपको एक ही बात याद रखनी है, यदि कोई तीन असमांतर और अशून्य सदिश समतलीय हो तो कंडीशन क्या होंगी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। तो उतार लीजिएगा,